लाओ शेरा प्रश्नावली 9 व्रत, ठीक है। अपन देखना प्रश्नावली 9.1 कर ली थी सर जी। यस सर। अब विकास सर ये जब रिवीजन होगा तो वापस करवाएंगे। प्रश्नावली 9.1 कर ली थी और प्रश्नावली 9.2 कर ली थी, ठीक है। अब प्रश्नावली 9 किताबें बंद कर दो, फ्री माइंड होकर समझना है। प्रश्नावली 9.3 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रश्नावली 9.3। अब प्रश्नावली 9.3 में कुछ वर्ड अपने शब्द है ना, कुछ काम में आएंगे। जैसे एक चाप आएगा, पढ़ा होगा ना चाप किसे कहते हैं? ये चाप, लघु चाप, दीर्घ चाप पढ़ा तो होगा ना। आओ देखते हैं। ये कौन है अपना? व्रत। ये कौन हो जाएगा? केंद्र। अब आपको मैंने बताया था ये जो है इसको व्रत की परिधि बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं शेरा? व्रत की परिधि। व्रत की परिधि यानी क्या होता है? 2πr। व्रत की परिधि, व्रत की परिधि, परिधि बोलते हैं इसको। व्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है विकास सर? परिधि निकालते ना, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकाले वैसे होता है ना फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं। व्रत की परिधि, ये जो परिधि होती है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो दिलकुश सर तो क्षेत्रफल क्या होता है? जगह तो घेरता है, जो जगह घेर रहा है वो तो क्षेत्रफल है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है? πr²। क्षेत्रफल वो सही कहा आपने कि ये कितनी जगह घेरता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मेरा हाथ मैंने यहाँ हथेली पे यहाँ रखा, अब इसने जो जगह घेरी ना वो इस हथेली का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये व्रत इतना बड़ा है तो इसने अपने हिस्से की जगह घेर ली, तो जो जगह घेरती है वो उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और परिधि, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की मैंने चक्कर निकालना। सपोज करो किसी ने कहा मेरे को कि आप यहाँ पे हो और इसके चारों तरफ आप चक्कर लगाते हो। आर्मी को होता है वो 1600 मीटर का घेरा, वैसे मैंने चक्कर लगाया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक बिंदु से शुरू होकर उसी बिंदु पे अगर खत्म होता हूँ तो व्रत की परिधि निकालनी होती है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। आर किसे बोलते हैं? त्रिज्या। ये अपने काम में नहीं आना क्योंकि अपन को क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं किया गया यहाँ पे। ना तो क्षेत्रफल निकालने रहेगा अपने यहाँ पे, केवल क्या थी वो सर्वांग सम करनी थी। जीवा के अंदर खेल रहे थे। जीवा किसे कहते हैं विकास सर बता सकते हो? परिधि से निकलकर परिधि से मिल जाए, यही बोल रहे हो ना? ठीक है, सही बोल रहा है भैया। मैंने कहा परिधि पर एक बिंदु कौन है? ए। परिधि पर एक बिंदु कौन है? बी। तो ये भी परिधि पर है और ये भी परिधि पर। तो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है? जीवा। ठीक है ना। आपने बोला परिधि से निकलकर परिधि पे मिल रही है तो भी जीवा ही है, ठीक है। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तो क्या कहलाती है? जीवा। क्लियर है यहाँ तक का? लेकिन अपन जीवा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? चाप। अब तुम में से कोई मेरे को ये बता सकता है चाप किसे कहते हैं? एनीवन? चाप। हाँ सर। दो बिंदुओं के मध्य का वृत्त का भाग चाप। शाबाश। अब स्कूल में कौन सी प्रश्नावली चली, मतलब कितनी पढ़ा दी? अब स्टार्ट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9.3 में आ रहे हैं। तो जीवा किसे कहते हैं? जीवा तो समझ में आ गया कि व्रत की परिधि पर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे जीवा कहा जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे जीवा से बात नहीं करेंगे, अपन किससे बात करेंगे? चाप से। क्या हो गया मैम? रो क्यों रही है तू? क्या हो गया इसके? तबीयत ठीक है तेरी? घर जाना है? रो क्यों रही है? मारी तो खानी है, हद होती है भाई। नहीं आती तुम्हारी तो आएगी, इससे ज्यादा क्या होगा? रो रही इतनी सी बात पे। टेस्ट का याद नहीं है, सुबह कम घुमा करते इधर उधर। कोई कुछ रोना नहीं आता इनको। कितनी 20 रुपए पेनल्टी लगी, हिला दिया ना कैमरे गुस्से गुस्से। सही कर। ये बोर्ड आ रहे हैं ना पूरे, अब मैं तो आ जाऊंगा। इसके क्या बात है, दिल जीत लियो। एक ही तो दिल हो, उसके भी आग लगा दियो। लाओ अब अपन बात करेंगे चाप की। तो आओ चाप की बात करते हैं। जीवा 18 में अपने जो 9.3 में काम में आएगा वो देखेंगे। ये व्रत की परिधि पर एक बिंदु कौन है? ए। और एक बिंदु कौन है? बी। तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य जो व्रत का भाग है, व्रत की परिधि का भाग यही है ना। ये व्रत की परिधि इन दोनों बिंदुओं के बीच आ रही है, तो चाप किसे कहेंगे? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो परिधि होती है, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु, एक को माना ए, एक को माना बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो व्रत की परिधि होती है उसे क्या कहा जाता है? चाप। इतना सा पूछेगा कोई नहीं आपसे एग्जामिनर की चाप किसे कहते हैं, बस आपको क्लियर होना चाहिए चाप किसे कहते हैं, क्योंकि अभी कहीं पर में क्लियर करेंगे। क्या देख रहा है? हाँ चलो चाप की डेफिनेशन। तो चाप मैंने क्या बताया था आपको? ठीक है, क्या था कि व्रत की
परिधि पर स्थित, हाँ बुआ, थैंक यू, कोई दिक्कत। बावड़े रे विकास, आधी क्लास बावड़े हमारी, लखन ही नहीं है देख, ये रोती रोती हंस रही है, आधी बावड़े हमारी क्लास बावड़े है, पर ये बावड़े है कुछ भी है, लेकिन है मेरे छोटे भाई बहन। अब इनको घर के बाहर तो फेंक नहीं सकते ना, ठीक है। तो व्रत की परिधि पर, व्रत की परिधि पर, और ये तो रियल भाई है मेरा, ये वो कबूतर बेटे के पीछे, जानता है उसको? कैसे जानता है? हाँ मालवीबाड़ी में तो रहता ही है, और इसको जानता है? तेरे साथ ही पढ़ता है। कैसा है यो आदमी? खराब है ना यो? सही है। तेरी मम्मी से मिलवाना, कोई तो तारीफ कर रहा है तेरी। सर ये इसके साथ ही बैठता है तो सही तो बोलेगा। तू तो गुंजन के साथ है, गुंजन तो तुम्हें तेरे को ऐसे कहती है कि सर ऐसे कहते वो। साक्षी तू उदास क्यों है? ना सर मैं साक्षी, सर ये उदास थी लास्ट के लिए थे। व्रत की प्लीज, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो व्रत की परिधि का भाग है, ये दिख रही है ना व्रत की परिधि, ये क्या कहलाएगी? चाप। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, नहीं याद होना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि चाप किसे कहेंगे, कि व्रत की परिधि के बीच। भाई व्रत की परिधि पर दो बिंदु है, ए और बी। आज मेरे को ऐसे कलाई खाली खाली लग रही है मेरी, कोई नहीं। हाँ, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो परिधि होती है उसे क्या कहा जाएगा? चाप। क्लियर है ना? तो व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के, भाई जी प्लीज, मध्य के परिधि, मध्य की परिधि क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। अब चाप भी दो प्रकार के, एक बड़ा चाप होगा और एक छोटा चाप होगा। यहाँ देखो, देखते ये बातें कौन कर रहा है? क्या? कौन बातें कर रहा है? वंशिका बातें करती नहीं माने? बात करी। क्या बात कर रही? बात मत करो, रिक्वेस्ट है प्लीज, पढ़ाते टाइम मजाक नहीं। एक ही देखो, एक तो ये चाप दिख रहा है तुम लोगों को, अजी दिख रहा है ना एक ये चाप, तो ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, और एक ही देखो विकास सर, ये भी व्रत की परिधि पर स्थित है, ये भी व्रत की परिधि पर स्थित है। इन दोनों के बीच व्रत का ये भाग भी तो आ रहा है ना, व्रत की परिधि आ रही है ये दोनों के बीच, तो ये ध्यान रखना, ये वाला तो जो होगा इसे बोल देंगे लघु चाप, और ये जो था इसे क्या बोल देंगे? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप। सपोज मैंने माना ए और बी के बीच में यहाँ बिंदु कौन सा मान लिया? सी। यहाँ बिंदु क्या मान लिया? डी। अगर अब मेरे को लघु चाप का नाम लिखना, जैसे अपन कोण का नाम लिखते हैं ना, ए ओ बी नाम लिखते हैं कोण का, वैसे चाप का नाम लिखना, तो कौन बताएगा चाप का नाम कैसे लिखूंगा? लघु चाप का नाम कैसे लिखूंगा? आओ, ए सी बी, ए सी बी। अब सर आपको पता है भुजा का नाम लिखते तो दो ही अक्षर लिखते हैं, ऐसी कोण लिखते तो अपन कोण का साइन बनाते, लेकिन यहाँ पे चाप लिखना है तो चाप पे ध्यान रखना, अपन ऊपर यू बनाते। ये किसका हो गया? चाप। ए सी बी, ये कौन सा चाप हो गया? लघु चाप। अगर बड़े चाप की बात करूं, दीर्घ चाप कौन होगा? ए डी बी, ये इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप हो जाएगा। क्लियर है सर जी? और देख लेते तुम्हारा किताब वाला क्या कह रहा है। सर जी प्लीज, अरे इधर ही देख लेना, तुम्हें कुछ नहीं खोलना, तुम्हें किताब में कुछ नहीं देखना, कुछ है ही नहीं, देखो क्या। ओके, और बस चाप वाले ये इसमें सिस्टम व्रतखंड आता है, ठीक है, एक व्रतखंड, ये चाप क्लियर हो गया। ओके, अब अगर ये चाप है ना व्यास से ऊपर गुजरता है तो लघु और दीर्घ चाप कैसे होता है? अगर ये व्यास आ, उसकी बात करते हैं। किताब वाला ये भाई साहब क्या कह रहे हैं अपने पड़ोसी कि सर ये सपोज करो आपने ये ए माना और ये बी, व्रत की परिधि पर स्थित है ये। अगर ये दोनों व्यास के सिरे होंगे तभी तो आएंगे ना बराबर। भाई ये व्यास है, व्यास क्या होता है? वह जीवा जो कहां से गुजरती हो? केंद्र से गुजरती हो। उसकी एक परिधि पर तो ए, एक पे कौन है? बी। अब देखो आपको ये तो पता है ना, व्यास व्रत को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है। व्यास जो है वो व्रत को कितने बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है? दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है, और उन दो बराबर टुकड़ों को क्या कहा जाता है? अर्धव्रत कहा जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको काट दूंगा, अर्धव्रत का मतलब आधा व्रत हो गया, तो ध्यान रखना जीवा जो व्यास होता है वो व्रत को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है, उसे अर्धव्रत कहते हैं। अब ये बाबूजी कह रहे हैं कि सर अर्धव्रत में कैसे पता चलेगा कि कौन लघु चाप होगा कौन दीर्घ चाप होगा? तो बाबूजी जब किसी व्रत का जो व्यास है, व्यास के सिरे पर स्थित को अगर कोई दो बिंदु ए और बी व्रत की परिधि पर है, अब ना तो ये लघु रहेगा ना ये दीर्घ रहेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। भाई व्रत का जो व्यास है उसको दो बराबर टुकड़ों, गेंद लो,
गेंद को सही बीचों बीच से काट दो, बराबर हो जाएगी टुकड़ा। ना कोई छोटा रहेगा ना कोई बड़ा रहेगा, तो ना कोई लघु चाप रहेगा ना कोई दीर्घ चाप रहेगा, वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है सर जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी पढ़ेंगे अपन, ये आता है इसी के बाद। चाप क्लियर है ना, कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो परिधि होती है उसे क्या कहा जाता है, चाप। नहीं भी समझ में आवे, मतलब इतना अगर डीप में नहीं जाना, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि दो बिंदुओं के बीच की जो वृत्त की परिधि होती है ना उसे चाप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन त्रिज्य खंड की। किसकी बात कर रहे हैं, त्रिज्य खंड। नहीं, तुम्हारे तो वृत्त खंड है ना, वृत्त खंड है ना, त्रिज्य खंड थोड़ी है। आओ वो भी बात कर लेंगे अभी, ठीक है। आओ वृत्त खंड की बात करते हैं। वृत्त मतलब वृत्त, और खंड यानी क्या होता है, टुकड़ा। ये केंद्र मान लिया O, आपको पता है ये वृत्त की परिधि पे एक बिंदु तो क्या मान लिया अपन ने, A, और एक बिंदु क्या मान लिया, B। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे क्या कहा जाता है, जीवा। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा। ये तो कौन हो गई अपनी, जीवा। क्लियर है, ओके। अरे क्लियर है ना विकास सर, ओके। अब अगर मैं बात करूं चाप किसे कहेंगे, तो आपको पता है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो परिधि होती है उसे अपन क्या कहते थे, ये चाप हो गया और ये कौन हो गई, जीवा। चाप हो गई और एक जीवा हो गई। तो देखो इस चाप और जीवा ने एक टुकड़ा बना दिया इधर अलग सा, और ये टुकड़ा बन गया। तो ध्यान रखना वृत्तखंड किसे कहते हैं, जीवा और चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी, वृत्तखंड। जीवा और चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी सर जी, वृत्तखंड कहलाएगी। क्लियर है सर जी। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, जीवा व चाप से मिलकर बनी बंद आकृति, मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है सर जी, वृत्तखंड कहलाती है। जीवा और चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, वृत्तखंड कहलाती है। अब इसमें भी दो होते हैं, एक बड़ा, देखो ये जीवा है, एक जीवा है ना, इधर देखो ये भी चाप हो जाएगा ना, तो ये भी तो एक वृत्तखंड बन रहा है ना, बंद आकृति बन रही है। सर ये भी तो देखो, आपने कहा ये जीवा है और ये कौन है अपना, चाप, तो ये भी तो एक बंद आकृति बनेगी ना, तो ये भी तो एक वृत्तखंड होगा ना। तो ध्यान रखना ये वाला तो कौन सा वृत्तखंड हो जाएगा, लघु वृत्तखंड। जी ठीक है सर जी। और ये कौन हो जाएगा, एक, ठीक है भूमि दीदी, ये कौन हो जाएगा, एक दीर्घ वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड होगा, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। क्लियर है। लेकिन अगर अब किताब वाला आपसे पूछे कि दीर्घ वृत्तखंड किसे कहेंगे, तो कौन बता सकता है यहाँ पे, दीर्घ वृत्तखंड टुकड़ा। वृत्तखंड तो किसे कहेंगे ये तो पता है ना, जीवा और चाप से मिलकर बनी बंद आकृति वृत्तखंड कहलाती है। लेकिन अगर बात करूं दीर्घ चाप की, तो सॉरी दीर्घ वृत्तखंड की, तो देखो दीर्घ वृत्तखंड में दीर्घ चाप ही आ रहा है, इसे दीर्घ चाप ही बोला था ना अपन ने। तो दीर्घ वृत्तखंड किसे कहेंगे, दीर्घ चाप और जीवा से मिलकर बनी बंद आकृति दीर्घ वृत्तखंड कहलाती है। अगर लघु वृत्तखंड की बात करें तो इसे लघु चाप ही बोल रहे ना अपन, अभी समझाया था, ये लघु चाप हो जाएगा और ये दीर्घ चाप हो जाएगा। तो लघु चाप और जीवा से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, लघु वृत्तखंड कहलाती है। ठीक है सर जी, क्लियर है। सफोकेशन तो नहीं होना, मतलब पंखा चलाऊंगा, एनीवन चला है दीदी, थोड़ा सा वो चला दे, क्या नाम है, भूमि ना आपका, इसको कम करके चला दे, सर्दी लगी करके जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी, कम करना है लाडो। वैसे तेज चलते हैं क्या उनके, अरे गुस्से में क्या देख रही है मेरे को, ठीक है। आओ, तो लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अर्धवृत्त की। अब किसकी बात करेंगे, अपने ये काम में नहीं आएंगे, अपने अभी इनके लिए प्रमेय निकल के आएगी, वो प्रमेय काम में आएगी, तो उस प्रमेय के लिए अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं। विकास समझ में आ रहा है मेरे भाई, नहीं समझ में आवे ना तो पूछ लियो। ऋतिक हंस के रहेगा, उतर हंसता कैसे रे तू ऋतिक, गुंडा क्या हो, गुंडा तनुष गुंडा बनेगा, 10वीं क्लास के बच्चों को कूट रहा हूँ मैं, वो छेड़ लेते तो मानते ये मार देते उन 10वीं क्लास, बच्चा छोटा था क्या वो 10वीं क्लास का, अच्छा लंबा पावर तो होगी उसने लड़के बुला लिए फिर, वो हमारे से बड़ा है, तो हम छोटे तो वो हमारे से डरता है, बंदे बुला बंदे बुला लिए हरियाणा से, नहीं 3 ही लड़कियां हैं, बंदे बुला लिए। ये नहीं गुंडा, पता है वही बनता है इंसान, किसी को किसी ऊपर वाला मिल जाए ना तो समेट देता है। आओ
अर्धव्रत की बात करते हैं। मेरे को पता है चढ़ाने कसम, तुम मेरे को चढ़ाते पता नहीं क्यों यार। आओ, ये केंद्र कौन है? ओ, यही कर सकते तो तारीफ, तुमसे तो जलन होती है तुम्हें तो मेरे से। आओ सर प्लीज, ये कौन है अपना केंद्र ओ? अपन किसकी बात कर रहे हैं? अर्धव्रत की। तो ध्यान रखना, एक व्रत का जो व्यास होता है उसे कितने दो भागों में बांटता है? दो बराबर भागों में बांटता है। एक व्रत का व्यास उसे दो बराबर भागों में बांटता है। और ये ध्यान रखना, ये किसका निर्माण कर देता है? अर्धव्रत का। ये वर्ड काम में आएगा केवल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आएगा कि अर्धव्रत द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। वो क्या होता है वो भी देखेंगे सर। प्रमेय इंपॉर्टेंट है इस प्रश्नावली की। 9.1 से 9.8 तक कर ली थी ना, वो प्रमेय इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ ये देखना है, तो अर्धव्रत ध्यान रखना कि एक व्रत का जो व्यास होता है वो उसे बराबर दो टुकड़ों में विभाजित करता है और बनने वाली आकृति अर्धव्रत कहलाती है। और व्यास किसे कहते हैं? तो मैं आइए वो जल्दी कैसे आगे सर, टाइम क्या हो गया रे? तो प्रतिज्ञा की नकल तो बढ़िया करे भाई। आइए बंद कर दे भूमि, अभी वो होगा। ओहो चांदी का आवे ने। ये कौन आ सकते? इसके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना भाई? है ना? तो सर ये इसके पापा के पास क्यों नहीं पढ़ता? अरे इसके पापा उसमें है, वाटर वर्क्स में, टीचर थोड़ी है। वाटरवर्क्स में नहीं, उसमें है, पावरहाउस में। अच्छा, हमारे दिल पकड़ा देती। पावर हाउस में तेरे पापा? हाँ, वो भेजते हैं। पीएचडी किसे कहते हैं? जल विभाग ही कहते हैं ना उसे। उसे वाटर वर्क्स से तो कहते हैं ना। हमारे दिल पकड़ा देती। वो लाओ सर प्लीज। तो ध्यान रखना, अर्धव्रत क्लियर हो गया। अब प्रमेय क्लियर करें अपन इसकी। प्रमेय थोड़ी सी डीप आएगी। एक बार ये देख लो, किसी को कुछ पूछना हो चाप, व्रतखंड और अर्धव्रत में, वरना आगे चलूं मैं फिर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है सर चाप किसे कहते हैं, व्रतखंड किसे कहते हैं। केवल डेफिनेशन याद होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए चित्र क्या है। कोई पूछेगा नहीं आपसे। पढ़ तो सही, एक बार मैं पूछूंगा तो पूछना, मेरे को क्या पता। और पूछो सर फटाफट। सर आज हमारे सर का नंबर आ गया। किसमें? आ गया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन बोल दियो। सर इंग्लिश सर का। क्या बात है। आगे मतलब करता है। वो जिला कलेक्टर अभी तो प्री पास किया उन्होंने। कलेक्टर लाओ चले फिर पक्का आगे। कांग्रेचुलेशन बोल देना नरेंद्र जी सर को, उन्होंने प्री पास कर लिया। उन्होंने शायद 2-3 बार पहले भी किया था। इस बार लग जाएंगे वो, क्योंकि इस बार दौड़ में हम भी है। ठीक है, आओ चलते हैं। प्रश्नावली 9.3 चाप की बात कर रहे थे अपन। चाप ध्यान रखना किसे कहते हैं? व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को बीच की जो व्रत की परिधि होती है, व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो व्रत की परिधि होती है उसे क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लघु चाप, दीर्घ चाप का ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद आता है व्रतखंड किसे कहते हैं? तो जीवा और चाप द्वारा मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? व्रतखंड कहलाती है। दीर्घ व्रतखंड किसे कहेंगे? तो जब जीवा और दीर्घ चाप द्वारा मिलकर बनी बंद आकृति दीर्घ व्रतखंड कहलाती है। जीवा और लघु चाप द्वारा मिलकर बनी बंद आकृति लघु व्रतखंड कहलाती है। फिर आता है अर्धव्रत किसे कहते हैं? तो दो व्यास, मतलब जो व्यास होता है व्रत को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है और बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? अर्धव्रत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मतलब अगर एक व्रत की जीवा व्यास है, भाई ये जीवा व्यास भी तो हो सकती है ना, मैंने आपको बताया था। ये जीवा, ये परिधि ए, ये परिधि पर एक बिंदु ए और एक परिधि पर स्थित बिंदु बी, यही है। तो ध्यान रखना ये व्यास है। वह जीवा जो क्या होती है? व्यास। व्यास क्या करता है? व्यास क्या करता है? व्रत को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित करता है और बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी सर जी? अर्धव्रत कहलाएगी। ठीक है, अब प्रमेय आएगी। अपन से कोई नहीं पूछेगा व्रतखंड किसे कहते हैं, चाप किसे कहते हैं या अर्धव्रत किसे कहेंगे, अपन से प्रमेय पूछेंगे। ठीक है, ऋतिक बहुत साफ कर दे सेरा प्लीज। त्रिज्याखंड की बात, अरे भाई क्या पीछे देख रहा है? एक त्रिज्याखंड भी देख लो। त्रिज्याखंड क्या होता है? आओ ठीक है, ये व्रत का क्या माना मैंने? केंद्र ओ, ये एक मान लिया ए और एक मान लिया बी। व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदु है। ठीक है, उसके बाद करते हैं। आपको ये तो पता है ना, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। यही होती है ना सर जी? केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या। ओके, ये क्या हो जाएगा? एक, इसे क्या बोलूंगा मैं? चाप। भाई व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो व्रत की परिधि होती है उसे क्या बोला जाता है? चाप। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम बन गया, दिख रहा है तुम्हें कुछ? ये डायग्राम बन गया।
पढ़ाते टाइम मजाक नहीं बनने, पीछे ना दांत तोड़ देगा तुम्हारे। ठीक है, ये आकृति बन गई सर जी, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसे क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। अगर आप डेफिनेशन देने की बात आई तो क्या कहोगे, कितनी त्रिज्या है, दो त्रिज्या, और एक कौन है, चाप। तो दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाएगी, त्रिज्य खंड। दो त्रिज्या, हाँ मैम, एनीवन, मत हंसो फालतू, चाटे पड़ जाएगी अब। दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है सर जी, त्रिज्य खंड कहलाती है। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूं, दो त्रिज्या वह एक चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है सर जी, त्रिज्य, त्रिखंड नहीं त्रिज्य खंड कहलाता है। श्रीखंड बोल रहे हो, श्रीखंड खाया कभी, कभी खाया श्रीखंड, नाम तो सुना होगा ना, कहीं को ये तो पता होगा ना खाने की चीज है। सारे गांव के करीब यही आते हो, जस्ट जो मैं खुद नहीं जानता। त्रिज्य खंड साक्षी तो पता रहेगा, तो पता है साक्षी, चलो ठीक है। वकील साहब आपका कोई केस नहीं लड़ेगा। आओ, तो दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिज्य खंड कहलाती है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं प्रमेय की। तो अपन ने प्रमेय कहां तक कर ली थी, 9.6 तक कर ली थी सर जी। 9.7 पे चले, प्रमेय 9.7 मैं लिखा रहा हूं, तुम्हें समझना बस इधर कि क्या कह रही है प्रमेय 9.7। प्रमेय 9.7 क्या कह रही है, नहीं दीदी मेरे को ये समझ रहा है तुम खुश किस खुशी में हो रहे हो। आज कपड़े में नए पहन के आए, टेंशन तुम्हें हो रही है, यस सर, टेंशन हो रही है ना, जलते हो साड़ो तुम ऐसे। सर एक पेशेंट हो रही है, आपने घड़ी भी अरे ओ भाई ठीक है, आई एम बैक। सर ये मम्मी और मुझे मेरे को मार रही है। ये नया है, भगवान कसम मैंने चाटे, तुम्हारे भी पता है, तो मैं रो सकती हूँ तुम यहाँ पे मिनट में। ये मैं थोड़ा सा भाई ये समझा करो, बाहर वाला मेहमान आया, तुम इज्जत खराब कराने लगे हो। तुम पेरेंट्स वाली हालत नहीं थी, मेरी वजह से हालत हो रखी है। मम्मी बेटी और बुआ का छोरा हो, तुम ज्यादा बदमाशी करो, मम्मी कुछ मार भी नहीं सकती तुम्हें उनके सामने, पर यहाँ ध्यान रखना पप्पा जी तो कूट भी देंगे, अभी रोते रह जाओगे फिर, है ना भाई। यस सर, यस सर। देखते हैं, समझना ठीक है ना। प्रमेय मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और तुम्हारे लिए जो कंपटीशन एग्जाम देते हैं ना, उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रश्नावली से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आओ, ये एक व्रत है, मतलब है ना, एक बार में कुछ कहा नहीं पहले, तो फिर अभी है ना मुंह सुझा के बैठी रहेगी, हद होती है। सर मेरे मुंह से निकल गया था गंद। सिर दुख रहा है तो मुंह क्यों पकड़ के बैठा है, सिर ज्यादा दुख रहा है क्या, मना कर रहा है, अब मेरे को तो मना कर रहा है, ज्यादा दुख रहा है क्या सर, घर जाएगा, तो तू क्या चाहता है मैं तो कहूँ, मैं करना क्या मेरे को ये तो बता, गोली दे नहीं, क्या ज्यादा दुख रहा तो घर जा सकता है मेरे भाई, तेरे साथ भेज दूंगा, पवन को छोड़ के वापस आ जाएगा। क्या हुआ, नरेश तो जाएगा, मेरी गाड़ी पे छुड़वा दूंगा, जा गाड़ी जा खड़ो, एज विश। हो गया, इसमें क्या हो गया,
वही बात है ना, वो मैं पैसे दे रहा हूँ तो वो मेहमान पैसे दे रहे होते और अपन मना कर देते हैं कि नहीं, वो एक ही बार में वापस जेब में डाल लेते हैं फट के, तो बुरा लगता है ना। अरे यार देव तो सही। अब अपन मना नहीं करे तो उनको ऐसा लगता है भूखा दिखे ही हो, और मना करते तो वो खुद जेब में डाल लेते हैं। अब एक चाप द्वारा, ये माना सपोज करो इसका कौन है, ये केंद्र ओ, समझना, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप कौन हो जाएगा, मैंने माना एक बिंदु कौन है ए, एक बिंदु कौन है बी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो वृत्त की परिधि होती है उसे चाप ही बोलते हैं ना अपन। तो यहाँ पे मैंने माना ए बी क्या है सर जी, चाप। ए बी कौन है, चाप। इस चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा, मतलब केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा है, ए ओ बी। चाप द्वारा, चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण का मतलब होता है बनने वाला कोण कौन सा है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है सर जी। इसी चाप द्वारा मैं वृत्त की अन्य परिधि पर, हाँ मैम बिल्कुल हो सकता है। इसी चाप द्वारा, कौन से चाप, इसी चाप द्वारा जो सेम था ना, इसी चाप द्वारा मैं वृत्त की अन्य परिधि पर कोई कोण बना रहा हूं। ठीक है, इसको मैं सी नाम दे देता हूं। चाप ए बी द्वारा बन रहा है ये कोण भी, कहां बन रहा है, वृत्त की परिधि पर। ठीक है ना, तो वृत्त की परिधि पर बन रहा है कौन सा चाप, चाप ए बी द्वारा वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण कौन सा है, ए सी बी। इसी चाप द्वारा केंद्र, यही होगा कोण। तो ध्यान रखना प्रमेय क्या कह रही है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है, केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है, वो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का क्या होता है, दो गुना। मतलब अगर इनको बराबर करूंगा तो इसको क्या कर दूंगा, दो गुना। सर समझ नहीं आया। सपोज इसी चाप द्वारा यहाँ पे बनने वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो ये इसका क्या हो जाएगा, डबल 80 डिग्री, ये दो गुना होगा, याद हो जाएगा। ठीक है सर जी। सपोज किताब वाला कह रहा है इसी चाप द्वारा बनने वाला कोण अगर सपोज ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसका डबल होगा ना, ये वाला डबल होगा सर जी, ये केंद्र पर जो कोण है वो डबल होगा, ये नहीं होगा। सपोज अगर ये कोण 80 डिग्री तो ये कितना होगा विकास सर, कहां खो गया दित्य, ये कितना होगा 160 डिग्री, कहां खो रहा मेरे भाई। तो ये ध्यान रखना प्रमेय 9.7 क्या कहती है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दो गुना होता है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x। हाँ मैम, तो बराबर कर रहा हूं ना इनको मैं, देख ए ओ बी ऐसा कैसा, ठीक है, दो मैंने ऐसी भी कितना माना, तो ए ओ बी 2x निकल के आ रहा है ना, इनको बराबर करने के लिए दो से गुणा उसको किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है सर जी। और मोस्ट इंपोर्टेंट पर में बहुत काम में आएगी, अपने पास बहुत ज्यादा काम में आएगी। दोनों त्रिज्याएं व्यास की तरह, मतलब ऐसे हो जाए, तो जब ये त्रिज्याएं व्यास की तरह लंबी हो जाएगी ना तो इसे त्रिज्या कहेंगे नहीं अपन। त्रिज्या केवल यही त्रिज्या की प्रॉपर्टी है कि केंद्र से परिधि को मिलानी चाहिए, वो केंद्र और परिधि के बीच में रहनी चाहिए। अब तू कह रहा है सर मैं यहाँ कर दूं, ये कहना चाहता होगा ना तू, तो मतलब परिधि से परिधि तो मिलाती है, केंद्र से जो रेखा, तो ये दो त्रिज्या हो जाएगी ना। अच्छा ये ऐसे, हाँ, वहां पे केंद्र से होकर गुजरेगी ना, ये यहाँ पे दो दो त्रिज्या हो जाएगी, तो इसको भी त्रिज्या करनी है। अच्छा यहाँ तक तो बना के दे, पता नहीं कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता मेरे को। ये वृत्त है यहाँ पे केंद्र है ना, तो ये यहाँ से ये दो एक त्रिज्या, ये त्रिज्या और एक ये भी त्रिज्या थी, ये भी त्रिज्या करनी है। हाँ, में गधेड़ी की बात करे, ये कह रहा है यहाँ से सर इसको पकड़ के यूं कर दिया तो त्रिज्या खंडी रहेगा वो तो। हाँ तो इसको पकड़ के यूं कर देगा तो यूं नहीं हो जाएगा, वो तू कह रहा जो तो होगा। ठीक है, गलत, डॉक्टर की गलती नहीं, पेशेंट की गलत जवाब, पता नहीं क्या ही बता रहा है। बीमारी तो पेट दुख रहा है और हाथ पे सर रख के कह रहा है माथा दुख रहा है। आओ तो ये देखते हैं, तो ये ध्यान रखना, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण प्रमेय 9.7, एक चाप द्वारा, ये चाप है, इसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के शेष भाग का क्या होता है, दो गुना होता है। ये प्रमेय ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर जी, क्लियर है, पक्का। आगे चलते हैं। आओ, ये चाप ए बी है, इस चाप द्वारा ए बी, इस चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कौन सा है, ए ओ बी। ठीक है, अब ये ए ओ बी दो गुना होगा, किसका दो गुना होगा, तो इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का, तो ये दो गुना होगा, किसका दो गुना होगा, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। अब इस चाप द्वारा इस चाप द्वारा शेष के वृत्त के शेष भाग पर बनने वाला कोण कौन सा, ए सी बी।
तो ये कोण इसका 2 गुना होगा, ये वाला कोण 2 गुना होगा। इतना सा ध्यान रखना है, ये x है ये 2x ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन करेंगे और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमेय एक और है इसमें। एक प्रमेय कौन सी सर जी इसमें? 9.8 एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। सॉरी, अरे भाई बातें ना करो। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। आओ सबसे पहले वृत्तखंड की कह रहा है तो पहले वृत्तखंड बनाते हैं। अब वृत्तखंड मैंने आपको बताया, सॉरी ज्यादा बड़ हो गया यार, हंसने की बात नहीं है, प्लीज रिक्वेस्ट इट, हद मत करो, ठीक है। ये इसका क्या माना पढ़ने? केंद्र। वृत्तखंड किसे कहते हैं? तो माना ये वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु ए और बी, एक बिंदु ए और एक बिंदु कौन है? बी। आपको मैंने बताए थे वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो सर चाप और जीवा द्वारा बनने वाली जो बंद आकृति उसे पढ़ने क्या कहा था? वृत्तखंड कहा था। अब ये क्या कह रहा है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। समझना, मैंने इस वृत्तखंड द्वारा एक कोण बना दिया, इसको हटा रहा हूं 1 मिनट के लिए। ये कोण बना दिया ACB, ACB। इसी वृत्तखंड द्वारा वृत्तखंड AB द्वारा बनने वाला कोण कौन सा है? ACB, ठीक है ना। इसी को आधार मान के बनाया ना पढ़ने। मैं वापस इसी को आधार मान के एक और वृत्तखंड का कोण बनाता हूं, कोई भी, इसको E नाम देता हूं। इसी वृत्तखंड द्वारा बन रहा है ये कोण भी। भाई ये वाला जो कोण है रेड वाला, वो इसी के कोण से बन रहा है, बन रहा है इसी से, ठीक है। तो यहाँ पे इस वृत्तखंड द्वारा बनने वाला कोण कौन सा है? AEB। और वापस इसी वृत्तखंड द्वारा ही बन रहा है ना ये कोण भी, इसी वृत्तखंड द्वारा बन रहा है ये कोण भी। तो ये कोण कौन सा है? ACB। तो दोनों के दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों के दोनों एक ही वृत्तखंड द्वारा बन रहा है। एक ही आदमी बना रहा है इनको, एक ही वृत्तखंड द्वारा बन रहे। तो एक ही वृत्तखंड द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। क्लियर है सर जी? पक्का? ओके। ये प्रमेय 9.8। प्रमेय 9.8 के अंदर ही एक और प्रमेय अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज ये क्या माना मैंने? अर्धवृत्त, AB अर्धवृत्त है। आपको पता है ये वृत्त अर्धवृत्त कब होता है? जब ये एक कोण होती है व्यास। अर्धवृत्त कब होता है? जब वो क्या होती है? व्यास। और व्यास एक जीवा होती है सर जी, पढ़ा था अपन ने कि वह जीवा जो केंद्र से, देखो 9.1 प्रश्नावली 8वीं, प्रश्नावली 9वीं और प्रश्नावली 7वीं, ये 3 ऐसी प्रश्नावली अगर घर पे जाके नहीं कर रहे हो ना इनको, तो मैं क्या कोई नहीं समझा सकता, इनके क्वेश्चन करने पड़ेंगे। वैसे अगर आपने 9वीं प्रश्नावली 9.1 में अगर ये याद किया ना कि जीवा किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना, अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं सर जी? अर्धवृत्त की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगी? व्यास। और आपको पता है व्यास ही क्या होती है? जीवा। क्लियर है एक चीज? तो ये कोण है, मैं इसको जीवा मान सकता हूं ना, ठीक है। ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु A, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु B, दोनों परिधियों के मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो परिधि होती है उसे क्या कहा जाता है? चाप। उसे अपन क्या कहते हैं? चाप। ये चाप हो गया और ये कौन हो गई? जीवा। जीवा और चाप द्वारा बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? अर्धवृत्त तो कहते हैं, लेकिन वृत्तखंड ही कहते हैं ना उसको। जीवा और चाप द्वारा बनी बंद आकृति वृत्तखंड कहलाती है। और ये ध्यान रखना, ये अर्धवृत्त है एक। तो इस अर्धवृत्त द्वारा बनने वाला कौन कौन सा है? इस अर्धवृत्त या इस वृत्तखंड द्वारा बनने वाला कौन कौन सा है? ACB। तो ये ACB क्या कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। सर ऐसे कैसे? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा सर जी? 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है, अर्धवृत्त द्वारा बनने वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर है सर जी? तो ये प्रमेय याद होना बहुत जरूरी है, प्रमेय 9.7 और प्रमेय 9.8। उसके बाद आता है प्रमेय 9.9। प्रमेय 9.9 बाद में करेंगे क्योंकि इसके लास्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। फिर भी अगर तुम कहो तो करा सकता हूं मैं। आओ प्रमेय 9 देख लेते एक बार, चक्रीय चतुर्भुज क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है ना। ये प्रमेय 9.7 क्लियर है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है? 2 गुना होता है। और दूसरी प्रमेय 9.8 में पढ़ा था
कि एक ही वृत्तखंड द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि अर्धवृत्त द्वारा बनने वाला जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है सर जी, 90 डिग्री का होता है। अब एक प्रमेय 9.8 रहती है, उसको क्लियर कर लेते हो, इसको साफ कर दो ना त्रिज्यखंड को। तो त्रिज्यखंड तो क्लियर है ना आपको, ये विकास हम रिवीजन कर रहे हैं, पहले पढ़ा हुआ हमारा, तो लिखा हुआ सब कुछ है, पहले लिखा हुआ है ना। तो आप अगर इनकी कॉपी में से देख के लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। और रिवीजन करा रहे हैं तो रिवीजन तो यार आओ। अब बात करते हैं अपन प्रमेय 9.9, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये माना वृत्त, मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, ठीक है। इस वृत्त के चारों शीर्ष, एक शीर्ष तो ये रहा ए, एक शीर्ष ये रहा बी, एक शीर्ष सी, एक शीर्ष ये रहा डी, ठीक है। टाइम क्या है बॉस? ठीक है, ये चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहां पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर। भाई वृत्त की परिधि पर ये ना चारों बिंदु, ठीक है। तो वृत्त की परिधि पर ये चारों बिंदु, तो ध्यान रखना वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो क्या कहलाएगा, चक्रीय चतुर्भुज। अभी चक्रीय समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी किसकी बात कर रहा हूं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। तो किसे कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष 1 2 3 और 4, जिसके चारों शीर्ष कहां पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसे अपन क्या कह देंगे सर जी, चक्रीय चतुर्भुज कह देंगे। लेकिन ये प्रमेय 9.9 नहीं है अपनी, केवल ये एक वर्ड है जो मैंने क्लियर कराया आपको, चक्रीय चतुर्भुज। अब प्रमेय 9.9 क्या कहती है, ठीक है, तो बड़ा वो घातक दे रहा है, चलो छोड़ो, इसमें कुछ है नहीं इसमें, ओके। अब प्रमेय 9.10, प्रमेय 9.9 में आप ये ध्यान रखना, एक वृत्त, एक चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कब होता है, जब उसके चारों शीर्ष कहां पर स्थित हो सर जी, वृत्त की परिधि पर हो। अब चक्रीय चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं ध्यान रखनी है, क्या विशेषता ध्यान रखनी है, तो प्रमेय 9.10 आती है उसकी विशेषता के अंदर। तो पहली विशेषता आती है इसकी, प्रमेय 9.10 क्या कह रही है कि चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब उसके बाद प्रमेय, अच्छा 11 भी है इसकी, ठीक है। आओ प्रमेय, अब देखो प्रमेय 9.10 क्या कह रही है कि इस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब चक्रीय चतुर्भुज कब होगा, जब कोण ए व कोण सी, इन दोनों का टोटल कितना हो जाए, 180 डिग्री। और इधर कोण डी और कोण बी, इन दोनों सम्मुख कोणों का योग कितना हो जाए, 180। तो अगर किताब वाला कह रहा है कि कोई चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा, कब होगा, जब उसके सम्मुख कोणों का जो प्रत्येक युग्म है, सम्मुख कोणों का प्रत्येक जोड़ा, उसका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो प्रमेय 9.10 कह रही है कि जब कि चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता, मतलब चक्रीय चतुर्भुज में क्या कह रहा है कि सम्मुख कोणों का एक युग्म जो होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। और इसी की उल्टी प्रमेय 9.11 है, क्या कह रहा है कि अगर किताब वाला कह रहा है कि इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इतना लॉजिकल नहीं है, बस ये ध्यान रखना। आप में इस प्रश्नों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, ये थ्योरम काम में आएगी, उतना रोल है ही नहीं उस चक्रीय चतुर्भुज का, ठीक है सर जी, पक्का क्लियर है। आगे चले, इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर देखते हैं।